कृषक बंधुओं, आप सभी किसान भाइयों का फार्म सिग्मा में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको हम सरसों फसल की उन्नत खेती के बारे में अवगत कराएंगे। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करने का कष्ट करें एवं बेल आइकॉन को जरूर दबाने का कष्ट करें। आज हम सरसों फसल की जो जानकारी है वो आपको निम्नलिखित बिंदुओं पे देंगे। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। सरसों शुद्ध रूप से शरद ऋतु में ही की जाती है। तिलहनी फसलों में सरसों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पीली सरसों, काली सरसों की खेती की जाती है। जो पीली सरसों है उसका जो तेल है वो सरसों के तेल के रूप में किया जाता है, और जो काली सरसों है उसको दोनों के रूप में किया जाता है। एक तो उसे इसमें मिलाया जाता है उसको, और दूसरा इसे जो है मसाले के रूप में छोंक देने का काम काली सरसों से किया जाता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए दृष्टि से भी काफी अच्छा तेल माना जाता है। सरसों के बीज से जो तेल निकलता है उसमें अन्य तरह के भोज्य पदार्थ और शरीर में इसको लगाने के काम में भी लिया जाता है। जिस किसी भी जोड़ों का दर्द वगैरह होता है उसमें सरसों का तेल काफी लाभदायक सिद्ध होता है। सरसों की खली का उपयोग जो है वो पशु चारे के रूप में किया जाता है, और जो सरसों की खली होती है उसको भी जो है कई बार हम पौध संरक्षण के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश में जो सरसों की खेती है ग्वालियर संभाग के मुरैना, भिंड, दतिया, डबरा में की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा सरसों की खेती ग्वालियर संभाग के मुरैना जिले में जो है इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। सरसों का उत्पादन 536 किलोग्राम प्रति एकड़ है। सरसों की खेती के साथ साथ हम मधुमक्खी पालन भी जो है हम सरसों की खेती के साथ कर सकते हैं। सरसों की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ युक्त बलुई मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसमें जो पीएच मान 6 से 7 होता है, इस पीएच मान के पर सारे पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। किस्में जो है इसकी पूसा सरसों है, वरुणा है, उषा है, आरजीएन 73 है, एचबी 101 है, 506 है। फसल अवधि 4 से 5 माह होती है। बीज दर जो है असिंचित क्षेत्र में 2 से 3 किलोग्राम, और जो इरिगेटेड क्षेत्र या सिंचित क्षेत्र उसमें 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका बीज दर है। सरसों के लिए जो जलवायु तापमान है वो शरद ऋतु में की जाती है। 18 से 20 डिग्री जो तापमान है सबसे उपयुक्त माना जाता है। बुआई का जो समय है वो असिंचित क्षेत्र के लिए 15 से 15 अक्टूबर जो वर्षा पर आधारित है, लेकिन जो सिंचित क्षेत्र है जो कि सिंचाई का समुचित साधन है वो 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक हम इसकी खेती बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बीज उपचार करना बहुत जरूरी है सरसों में। उसको कार्बनडाइजिंग मैंकोजेब से हम उपचारित करते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास से भी कर सकते हैं। थाइफेनेट मिथाइल पायरोक्लोस्टोबिन से भी कर सकते हैं, या हम लोग जो इसमें इसके साथ साथ एजोटोबैक्टर जो कल्चर है वो 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से इसको उपचारित करना चाहिए। सरसों में भी हम जो है FIA कर सकते हैं, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, और दूसरा एजोटोबैक्टर। इसके जितने बीज हैं उसको हम इमीडिया क्लोप्रिड से भी जो है इसके बीज का उपचारण कर सकते हैं, जिससे कि माहू आने की संभावनाएं बीज से ही थोड़ी कम हो जाती है। बात आती है सरसों की बीज बोए की विधियां। इसमें 3 विधियां हैं, छिड़कवा, सीड ड्रिल और श्री विधि। SRI के लिए श्री विधि के निम्नलिखित मूल सिद्धांत होते हैं। SRSSMI जो है इसके अंदर में हम जो बीज दर है वो 50 से 250 ग्राम बीज लगता है। बीज की प्राथमिकता, बीज का चुनाव, उसका उपचार किया जाता है। नर्सरी में अंकुरित बीज इसमें लगाना चाहिए। पौधरोपण के लिए जब हम पौधे तभी निकालें जब हमारे जो पौधे हैं वो 8 से 12 दिन के हो जाएं, और उसमें 3 या 4 पत्ती का होना जरूरी है। अब इसमें पूरे जो चौड़ी एवं एक समान दूरी जो होती है उसमें एकल पौधा जो होता है वो पूरे खेत में जो है एक ही पौधा लग जाना चाहिए। मिट्टी में मतलब एक जगह के ऊपर पूरे स्पेसिंग के ऊपर एक पौधा लगे। हवा के आदान प्रदान के लिए हमें रासायनिक खरपतवार नाशक के बजाय विधि से यांत्रिक विधि जैसे कोनो वीडर है उससे हमको इसको खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। फसल पालन में अन्य सस्य क्रियाएं जो सस्य क्रियाएं हैं वो उसके तरीके वैसे ही होंगे जो हम परंपरागत से जो सरसों लगाते हैं उसकी जो क्रियाएं हैं वो वही क्रियाएं हमको इसमें भी करने की आवश्यकता होगी। सरसों की खेती के लिए जो हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है श्री विधि का और परंपरागत तरीके का, उसमें देख सकते हैं जो बीज दर है वो 5.5 किलो है। इसमें 125 से 300 ग्राम है। बीज की और उपचार की प्राथमिकता पारंपरिक विधि में नहीं दी गई है, लेकिन SRI जो विधि है उसके अंदर में गुड़ से, गौमूत्र से, गुनगुना पानी, वर्मी कंपोस्ट, इससे हम उस बीज को उपचारित करते हैं और उसके बाद में
इसको हम क्या करते हैं, पौधरोपण जो वो छिड़काव से करते हैं, लेकिन इसमें स्थानांतरण विधि से, मतलब ट्रांसप्लांटिंग जो मेथड है उससे हम करते हैं। पहले हम नर्सरी में उसको उगा लेते हैं, उसके बाद में उसको हम स्थानांतरित करते हैं। इसकी जो दूरी है वो परंपरागत में अनियमित है, क्योंकि छिड़कवा से बो रहे हैं तो कोई दूरी नहीं होती है, लेकिन जब हम इसको श्री विधि से करते हैं तो इसको नियमित रूप से अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से 30 बाय 30 से लेकर 75 बाय 75 सेंटीमीटर तक की दूरी पर इसको लगाया जाता है। बीज का जो अंकुरण है वो छिड़कने के 1 सप्ताह के बाद होता है, लेकिन यहाँ पर अंकुरण का सवाल इसलिए नहीं कि नर्सरी बेड के ऊपर अंकुरित जो बीज होते हैं उसी को हम जो है लगाते हैं। पहले हम अंकुरण बीज को तैयार करते हैं। वो तैयार किससे करते हैं, गौमूत्र से, गुड़ से, गुनगुने पानी से। फिर उसके बाद उसको नर्सरी में होने के बाद फिर हम उसको स्थानांतरित करते हैं खेत में, जहां पर किसकी खेती होगी। अंतर्वर्ती कार्य जो होती है, इंटरकल्चर ऑपरेशंस, परंपरागत में नहीं होती है, लेकिन एसआरआई में 15, 25 और 40 दिन के बाद जो है अंतर्वर्ती कार्य निंदाई गुड़ाई करते हैं। दूसरा, कोनोवीडर से जो है हम जितने भी खरपतवार हैं उनको कोनोवीडर के द्वारा निकाल करके खेत को साफ रखते हैं। शाखाएं जो पौधे पे होती हैं वो 1 से 3, लेकिन एसआरआई में आप देखेंगे 8 से 20 होती हैं। पत्तियां जो होती है इसमें काफी सक्रिय और कम क्षेत्र में होती है, लेकिन एसआरआई में वो चौड़ी एवं ज्यादा क्षेत्रिक होती है। तना इसमें काफी पतला रहता है, लेकिन एसआरआई में जो है वो गहरा होता है, 1 फीट से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम गुड़ का भी उपयोग कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं। इसके कारण जो है तने की भी जो जड़ जो होती है वो भी काफी गहरी जाती है। उत्पादन इसमें मात्र 0.4 टन है, लेकिन इसके अंदर में जो एसआरआई विधि से जो उत्पादन आता है वो 1.2 से 2 टन आता है। प्रति पौधे बीज का जो वजन होता है वो 10 से 25 ग्राम, यही आप एसआरआई विधि में लगेंगे तो 150 से 300 ग्राम होता है। फसल का अगर हमको उत्पादन कराना है तो हमको कटाई छटाई गुड़ाई के पश्चात गहरी जुताई करना जरूरी है। मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए। रोटावेटर करने से पहले पकी हुई गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास, पीएसबी, एस्टोबैक्टर सब मिलाना चाहिए। अच्छी प्रजाति का चुनाव करना चाहिए। बीज बुआई से पहले बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। संभवतः जो बीज की आजकल जो पद्धति है वो ऊंची उठी से कर सकते हैं, गरड़ नाली से कर सकते हैं। प्रबंधन जो पानी का है वो फव्वारा सिंचाई से करें, टपक सिंचाई संभव हो तो लगाएं, नहीं तो जो सबसे छोटा फव्वारा होता है माइक्रो स्प्रिंकलर जो होता है उससे कर सकते हैं। टपक और फव्वारा सिंचाई जो है उससे अगर करेंगे, अगर फव्वारा से, तो पानी नियमित देना पड़ेगा। जल विलय खादों का नियमित उपयोग जो फसल अवस्था के हम कर सकते हैं। जैविक कीटनाशक, जैविक खाद जैसे एजोटोबैक्टर है, पीएसबी है, इस तरह की खादों का जैविक खाद और जैविक कीटनाशक, खास करके जब कीटों का आकस्मिक कीटों का उपयोग होता है, प्रकोप होता है, उस समय हम नीम तेल का उपयोग करते हैं। वर्टिसिलियम लकीनी करते हैं। उसके बाद में कीट एवं व्याधि प्रबंधन को अपनाना इसमें जरूरी है, जिसमें कि लागत कम से कम और मुनाफा अधिक शरीक हो। सरसे फदल की जो पौधरोपण विधि है वो हम 30 सेंटीमीटर कतार से कतार, पौधे से पौधे की 10 से 15, बुआई की गहराई 2 से 4 सेंटीमीटर। बात आती है हमारी सिंचाई प्रबंधन की। तुरंत सिंचाई की व्यवस्था करना जी, जैसे हम बीज बोते हैं या पलेवा दे करके भी हम सरसों की बोनी कर सकते हैं। सरसों की फसल में जो हल्की भूमि में 5 सिंचाई और भारी भूमि में 3 से 4 सिंचाई की जाती है। सरसों फसल की जो सुप्तावस्था होती है वो 2 से 3 होती है। एक तो होती है उसकी जब उसकी पत्तियां निकलती है वो, उसके बाद उसमें जब फूल आते हैं और फूल के बाद जब उसमें पौध बनना शुरू हो जाते हैं, उसी समय जो है फलियां बनना शुरू होती हैं, उस समय उसकी सिंचाई जो है हमको करना चाहिए। अधिक सिंचाई हमको नहीं करना है, जिससे कि कीट का प्रकोप, कीट व्याधि का प्रकोप अधिक हो सकता है या विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। बात आती है खरपतवार प्रबंधन की। 3 विधियों से करते हैं, पारंपरिक, यांत्रिक, रासायनिक। गर्मी में गहरी जुताई करें किसान भाइयों, खरपतवार मुक्त फसल रखें। और अगर हमारा खेत खाली है तो उसमें फ्लूक्लोरीन नामक रासायनिक खरपतवार नाशक का छिड़काव कर सकते हैं। अगर हमारा अंकुरण हमें जो है पेंडिमिथालिन करना है तो बुआई करने के बाद अंकुरण से पहले हम जो है पेंडिमिथालिन जो है उसका 1 लीटर प्रति एकड़ के मान से छिड़काव कर सकते हैं। बात आती कीट एवं व्याधि प्रबंधन की। आरा मक्खी जिसको बोलते हैं मस्टर्ड साफ्लाई, इसके लिए हम फ्रूट ट्रैप लगा सकते हैं। इसके लिए मेलाथियन है, बोवेरा बेसियाना, प्रोपेनोफास, इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी बात आती है माहू की। इसमें माहू लगता है जिसके लिए नीम ऑयल, वर्टिसिलियम लकीनी, इमिडाक्लोप्रिड, थाइमेथाक्सैम, डाइमिथाइड और पीला चिपचिपा कार्ड जो होता है, ये येलो स्टिकी कार्ड जो होता है वो हमको 1 एकड़ के अंदर में 5 लगाना चाहिए। बात आती है हमारी सरसों में लगने वाले जो रोग होते हैं वो अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जो आता है, इसके लिए मैंकोजेब और बैक्टीरियानाशी, स्ट्रोबिन, जिनेब, हेक्साकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है वो हम छिड़काव कर सकते हैं। लीफ ब्लाइट इसके अंदर आती है।
इसके अंदर में हमको एजॉक्सिस्ट्रोबिन, हेक्साकोनाजोल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बैक्टीरियानाशी। बात करते हैं हम लोग भभूतिया रोग की, जो कि इसीलिए आती है भभूतिया सरसों में कि सरसों जब लगती है तब तापमान काफी गिरने लगता है और इसके कारण जो है आर्द्रता तापमान दोनों ही समान रूप से चलते हैं। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हेक्साकोनाजोल, फ्लुओपोरम और जो घुलनशील सल्फर होता है उसका हम इसमें छिड़काव पहले करें, क्योंकि सरसों में अगर हम सल्फर का छिड़काव करेंगे तो बीमारी और कीट दोनों पे नियंत्रण मिलेगा। तुलासीता रोग, जो सफेद गेरुआ जो होता है, व्हाइट रस्ट जो आता है इसके अंदर, ये सबसे ज्यादा गहरी बीमारी जो होती है व्हाइट रस्ट होती है, जिससे कि आर्थिक नुकसान काफी होता है सरसों में। इसके लिए जो है मैनकोजेब, हेक्साकोनाजोल, मेटलैक्सिल इनका छिड़काव करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। बात करते हैं हम लोग व्हाइट रस्ट की। ये सफेद रस्ट आता है, उसके पहले भी जो बीमारी आती है व्हाइट रस्ट की जो बीमारी आती है, ये जो है ये सबसे ज्यादा अधिक प्रकोप इसका ही होता है इसमें। इसके लिए मैनकोजेब, टाइफेनेट मिथाइल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये तीनों का छिड़काव करें। डैम्पिंग ऑफ जो होता है वो शुरुआत की अवस्था में आ जाता है, इसके लिए हमको इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं हम। आंध्र गलन जब आता है, थियोफेनेट मिथाइल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ट्राइकोडर्मा विरिडी, इनका हम इसमें ड्रेंचिंग कर सकते हैं। स्टेम रॉट होता है, स्टेम रॉट मतलब जो तना सड़न जो शुरू हो जाती है, इसके लिए जो रोगग्रस्त पौधे हैं उनको उखाड़ कर खेत से बाहर फेंक दें। कार्बनडाजिम, थियोफेनेट मिथाइल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है वो हम पानी में ले करके 5 मिली प्रति लीटर पानी में लेके उसका छिड़काव हम शुरू की अवस्था में करें। जब लक्षण दिखते चले जाए, जब हम ट्राइकोडर्मा नहीं डाल सकते, तो ये जो केमिकल दवा, जो रासायनिक दवाइयां हैं, इनको हम लक्षण दिखती है उसका छिड़काव करें। बात आती है हमारी पोषण प्रबंधन की। पोषण प्रबंधन में जो आधार खाद है वो हम जैविक खाद के रूप में हम पका हुआ गोबर का खाद देते हैं, जिसमें हमने सारे जैविक फफूंदनाशक मिला दिए हैं। उसमें माइक्रोराजा जो है वो वहां भी मिला सकते हैं, और यहाँ अगर हम दे रहे हैं 12-32-16 सूक्ष्म पोषक तत्व, तो मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें, इसके साथ हम उसको भी मिला सकते हैं। ये गाइडलाइन के लिए, लेकिन हम मिट्टी परीक्षण की जब रिपोर्ट देखते हैं उसके अनुसार हम इसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है। परणी छिड़काव सरसों में बहुत अच्छा परिणाम देता है, जैसे 19-19 से 13-40-13 है, उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला दें, 52-34 के साथ सल्फर मिला दें, और पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसका कर सकते हैं, और साथ साथ हम पोटेशियम सल्फेट भी कर सकते हैं। फायदा ये होगा कि पोटेशियम सल्फेट में 17.5% सल्फर की मात्रा होती है, तो वो जो वहाँ सल्फर है वो भी यहाँ पर फसल को काफी मदद करेगा, खास करके जो अंदर की जो जैविक क्रिया है उसको करने में, फसल को ठंड, अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए। दूसरा, जो भी फफूंद रोग आते हैं उन पे भी सल्फर का एक अपना योगदान है। बात करते हैं किसान भाई हम लोग उन्नत सिंचाई और परंपरागत सिंचाई में। पानी की बचत है, समान रूप से सिंचाई, ऊर्जा की बचत है, खरपतवार रोगों की कमी है, बेहतर गुणवत्ता उत्पादन है, कम श्रम लागत है। खास करके हम जब सिंचाई की तुलना करते हैं तो जो छोटा फव्वारा आता है माइक्रो स्प्रिंकलर, इसका भी हम इसमें माइक्रो स्प्रिंकलर भी इसके अंदर में हम लगा सकते हैं। माइक्रो स्प्रिंकलर लगाने से जो क्या होता है कि जो पानी जो कम से कम समय में अधिक से अधिक पानी जो है वो पौधों की पत्तियों से जड़ों में जाता है। अब सरसों की फसल की अगर हम आर्थिक समीक्षा की जाए तो इसकी तुलनात्मक समीक्षा की गई है। अगर हम इसको परंपरागत पद्धति से करते हैं, एसआरआई विधि से करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमने बताया भूमि की तैयारी, बीज बुआई की लागत, निंदाई गुड़ाई, खाद उर्वरक, पौध संरक्षण। अब अगर हम देखेंगे कि इसकी जो लागत है परंपरागत से 9,000 रुपए है, एसआरआई विधि से जो 15,050 रुपए है। अगर हम खर्च जोड़ते हैं दूसरे जो भी खर्चे हैं 9,900 रुपए और इसमें 16,555 रुपए। अगर हम आय का ब्यौरा करते हैं तो 1 एकड़ से सरसों जो उत्पादन है और परंपरागत पद्धति से जो आती है वो आपकी 5 क्विंटल आती है, और अगर हम इसको श्री विधि से करते हैं तो 10 क्विंटल आती है। मूल्य जो है इसका 5,050 रुपए वही मूल्य में बिकता है। कुल आय देखेंगे तो 25,250 में 50,500 रुपए। कुल लागत में हम इसमें से घटा देंगे 9,900 रुपए, घटाएंगे तो 15,650 रुपए, इसमें से घटाएंगे 16,555, तो 33,945 रुपए हमारी शुद्ध आय है। किसान भाई आगे देखेंगे हम लोग फसल चक्र सरसों में अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरसों के अंदर में जो बीमारियां आती है इसके लिए 2 या 2 साल से ज्यादा हमको एक खेत में सरसों नहीं लेना है। उस कुल के पौधे दूसरे कुल के पौधों को जैसे दलहन फसल है वो हम इसके बदले लगा सकते हैं। उसके बाद भूमि की उर्वरा शक्ति इसमें बढ़ती है, पोषक तत्व तो समान रूप से फसल को उपलब्ध होते हैं, और फसल चक्र अपनाने से जो मुख्य फसल होती है उसकी उत्पादन में वृद्धि होती है। और अगर मिट्टी जनित कोई रोग होगा तो वो भी नहीं लगेगा,
और इस तरीके से हमको फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फसल हमने लगा दी, उससे हमने उत्पादन लिया, जब हम दलहन लगाएंगे दलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा, और दलहन फसल लगाने से नाइट्रोजन जो है वो जमीन को मिलेगा, स्थिरीकरण होगा, इससे जो दूसरी फसल लगाएंगे जो दलहन नहीं है उसको प्राकृतिक नाइट्रोजन की प्राप्ति होगी। बात करते हैं हम जो फसल में अंतर्वर्ती फसल, सरसों में अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हम अंतर्वर्ती फसल के रूप में 9 कतार की गेहूं, 1 कतार सरसों की, 2 कतार सरसों के बाद आलू की, और इस प्रकार हम जितने भी ये फसल ली हुई हैं उनको हम इनके बीच में, सरसों के बीच में लगा सकते हैं, जिससे कि हमको सरसों के साथ साथ दूसरी फसलों की आय भी अर्जित हो। और पौष्टिक पोषण की दृष्टि से हम देखें तो जो कुछ पौधे कुछ पोषक तत्वों को जमीन में छोड़ते हैं या उनको अपटेक कर लेते हैं। अब हमारी बात आती है फार्म सिंगमा मोबाइल एप्लीकेशन की। जो किसान भाई हमारे फार्म सिंगमा मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं या हमारे वेंडरों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये प्ले स्टोर में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमने वर्तमान में इसमें और भी दूसरे एप्लीकेशन उसमें बढ़ा दिए गए हैं, और वो भी आप इसमें दे सकते हैं, जो हमने क्या क्या इसके अंदर में और ज़्यादा तब्दीली लाई है, इसमें कुछ हमने रूपांतरण किया है, वो भी आप देख सकते हैं। और आप बार कोड से सीधे इसको अपडेट कर सकते हैं, हमको मंडी भाव मिलेंगे, पूर्वानुमान मिलेगा, और भी कई जानकारी हमने इसके में डाल रखी हैं। और उसके बाद मिट्टी जो है उसका प्रबंधन कैसे करना, ये सब जानकारी हमारे किसान भाइयों को देते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले हमारे कृषक भाइयों को कहना चाहूँगा कि वे लोग जो कृषक भाई इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर के भी सीधे इसको साझा करके जुड़ सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि अच्छी खेती करें। हमारे जो ग्वालियर संभाग के जितने किसान, उनसे कहना चाहूँगा कि मसूर की जो खेती है वो परंपरागत के साथ साथ श्री विधि को भी अपनाना शुरू करें। इससे जो मैंने आपको फायदे बताए वो आपको श्री विधि के अंदर में उत्पादन भी ज़्यादा है, बीज दर भी जो है 50% बीज दर कम है और उत्पादन ज़्यादा होगा, और आपको जो है बीज उपचार ये सब करते नहीं तो एक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन आपको मिल पाएगा। इसी के साथ मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।